ठीक है, जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, टॉरिस और मवायरा के उसूल की हम बात कर रहे हैं। टॉरिस और मवायरा के उसूल। ना बच्चों, मैं यहाँ पर अभी मेंडल की बात करने वाला हूँ, तो मैं बहुत सारी बातें मेंडल से मुताल्लिक नहीं करूंगा। मेंडल ने क्या प्रपोज किया उससे हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो मेंडल था, मेंडल कौन था, क्या था, कैसा इंसान था, ठीक है, ये सारी चीजें नीट में इंट्रोडक्शन के मामले में नहीं पूछी जाती, लेकिन इतना याद रखिए कि मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ जेनेटिक्स। नाउ यहाँ पर बात हो रही है कि व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स से यानी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होने वाले कैरेक्टर्स, या जिनको हम कहेंगे खुसूसियत, उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या कहेंगे? वेरिएशन का मतलब क्या है? वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो फर्क हमको दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। सिंपल ये कि जहां पर सिमिलैरिटीज देखने को मिलते हैं तो हम कहेंगे कि इनहेरिटेंस हुआ, और जहां पर हमको डिसिमिलैरिटी दिखेगी या कुछ फर्क देखने को मिलेगा हम उसको कहेंगे वेरिएशन। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर आप टॉरिस और मकारा को और आसान समझना चाहें तो अमिताभ बच्चन है, उसकी वाइफ जया बच्चन है। अमिताभ बच्चन है, वाइफ जया बच्चन है, और बेटा अभिषेक बच्चन है। तो बाप की कुछ सिफात ऐसी है, बाप की कुछ कैरेक्टर है, हाइट है, वो उसके बच्चे में गई, और मदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके बच्चे में नहीं गई। तो मदर से वो क्या कर रहा है? वेरी है, वेरिएशन शो कर रहा है, फर्क शो कर रहा है, लेकिन फादर से वो क्या शो कर रहा है? इनहेरिटेंस शो कर रहा है। इसी को आगे चल के मेंडल ने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस ना। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया प्लांट के ऊपर, जिसको कहा जाता है पाइजम सटाइवम। मेंडल ने जो प्लांट सेलेक्ट किया था उस प्लांट का नाम क्या था? पाइजम सटाइवम। उसको आसानी में कहते हैं पी प्लांट। क्या कहते हैं? पी प्लांट। पी प्लांट मतलब जो फलियों वाला प्लांट होता है, फलियों वाला जो दरख्त होता है या फलियों वाला जो छोटा सा प्लांट होता है, उसके ऊपर इसने बात किया था। उसका बॉटनिकल नेम क्या है? पाइजम सटाइवम। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मेंडल ने कौन सा वाला प्लांट सेलेक्ट किया था, तो याद रखना है वो कौन सा था? पाइजम सटाइवम। और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स को, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे या जो तजुर्बात उसने किए थे, उनको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नाउ एक और चीज याद रखिए कि मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने प्योर लाइन डेवलप किया। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है? प्योर लाइन का मतलब ये होता है कि जब आप मल्टीपल टाइम क्रॉस करते हैं, यानी एक प्लांट का क्रॉस उसी प्लांट के साथ बार 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 करते हैं, तो फिर ये होता है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी रह जाती है। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले प्योर लाइन डेवलप किया, यानी स्पेसिफिक लाइंस उसने बनाए, टॉल, ड्राफ, इस तरह के प्लांट। अब मेंडल ने क्या किया, इस पाइजम सटाइवम के अंदर कुछ कैरेक्टर की स्टडी किया, इस प्लांट की कुछ खुसूसियात की उसने क्या किया, स्टडी किया। उस खुसूसियात में क्या क्या है? तो पहला है प्लांट की लंबाई। प्लांट की लंबाई यानी उसने किसकी स्टडी किया? हाइट की। दूसरा उसने वहां पर
स्टडी किया फ्लावर पोजीशन कि इस जो प्लांट है इसमें फ्लावर की पोजीशन क्या है, यानी फूल की जगह। तीसरा उसने जो यहाँ पर स्टडी किया वो है जो बीज होता है, बीज बीज का बीज की साख, यानी उसने शेप ऑफ सीड इसका स्टडी किया। फिर उसने बीज का रंग, जो बीज का रंग होता है यानी कलर ऑफ सीड का स्टडी किया। फिर एक और कैरेक्टर जो उसने स्टडी किया वो फूल की जगह के साथ फूल का रंग है, यानी फ्लावर कलर। एक दो तीन चार पाँच छः, पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः। फिर इसी तरह से फल, फल का रंग, जो भी उसको फल मिलेगा यानी फ्रूट कलर। फूल, फल और फल का रंग और फल की शक्ल। तो इस तरह से क्या किया मेंडल ने, एक प्लांट लिया पाइजम सदाइवम, और उस पाइजम सदाइवम के अंदर उसने इतने सारे स्ट्रक्चर स्टडी किए। जब उसने पाइजम सदाइवम को सेलेक्ट किया तो ये सारे स्ट्रक्चर के अंदर उसको खास बात क्या देखने को मिले कि जो पाइजम सदाइवम था उसके अंदर डिस्क्रीट कैरेक्टर थे। पाइजम सदाइवम की खास बात क्या थी? पाइजम सदाइवम की पहली खास बात ये थी कि वो डिस्क्रीट कैरेक्टर, डिस्क्रीट कैरेक्टर मतलब दो ही खुसूसियात, क्या शो करता था वो? दो ही खुसूसियात। दो ही खुसूसियात का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर लंबाई की बात करें तो हाइट या तो टॉल होगी या तो डॉफ होगी, या तो लंबाई बहुत ज्यादा होगी या लंबाई बहुत कम होगी। तो या तो बहुत ज्यादा लंबाई होगी या तो बहुत कम होगी। हम आमतौर पे क्या देखते हैं? हम आमतौर पे ये देखते हैं कि कोई अगर 5 फुट का है तो कोई 5.5 का है, कोई 5.6 का है, कोई 5.7 का है, कोई 5.8 का है और कोई आगे 6 का है। तो हमको रेंज देखने को मिलती है। लेकिन मेंडल की केस में पाइजम सटाइवम की खास बात क्या थी? या तो उसमें बहुत लंबा दिखता था या तो उसमें बहुत छोटा दिखता था। तो ये उसकी खास बात थी कि उसको सिर्फ दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। दूसरा जो पाइजम सटाइवम की खास बात थी कि जो पॉलिनेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन, ये बहुत आसान था। जो पाइजम सटाइवम था उसकी केस में एक काम क्या था? पॉलिनेशन करना बहुत आसान था। कैसा था? तो इसने पॉलिनेशन के वास्ते एक टेक्निक इस्तेमाल की जिसको हम क्या कहते हैं? इमैस्क्यूलेशन। क्या कहते हैं उसको? इमैस्क्यूलेशन। मतलब ये कि आपने दो फ्लावर लिए, एक फ्लावर का आपने क्या ले लिया? स्टेमन यानी मेल वाला पार्ट, और दूसरे फ्लावर का आपने क्या किया? ओवरी वाला पार्ट ले लिया यानी फीमेल वाला पार्ट। अब मेल वाला पार्ट और फीमेल वाले पार्ट को आप आसानी से क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन करवा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आप आपका प्लांट, आप आपका मेल वाला कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे और फीमेल वाला कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आसानी थी कि आप सेलेक्टेड प्लांट के दरमियान में पॉलिनेशन करवा सकते थे। तो ये एक उसकी खास बात थी कि पॉलिनेशन उसके अंदर क्या था?
बहुत आसान था। दूसरी चीज कि इसका जो लाइफ स्पैन था, इसका जो लाइफ स्पैन था या जो जिंदगी की मुद्दत है वो बहुत कम होती थी। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट अगर आप लें और इस प्लांट के सीड्स अगर जमीन में सॉ कर दे या जमीन में क्या कर दे, बो दे, तो बोने के बाद क्या होता था कि इसका जो डेवलपमेंट है, इससे जो फल है, इसके जो फूल है, वो बहुत जल्दी क्या होते थे, ऑब्जर्व किए जा सकते थे, बहुत जल्दी उनको समझा जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मेंडल पाइजम सटाइवम की जगह अगर नीम का दरख्त ले लेता या पाइजम सटाइवम की जगह वो पीपल का दरख्त ले लेता या आम का दरख्त ले लेता, तो क्या होता, मेंडल की आने वाली 3 जनरेशन तक वो प्लांट अभी ग्रो हुआ रहता, नतीजे में उसको इस तरह के रिजल्ट देखने का मौका नहीं मिलता। तो मेंडल ने जो प्लांट सेलेक्ट किया पाइजम सटाइवम, उसकी खास बातें क्या थी, एक तो उसके अंदर डिस्क्रीट कैरेक्टर थे, दूसरा उसका पॉलिनेशन करना बहुत आसान था, तीसरा उसका लाइफ स्पैन जो था, जो जिंदगी की मुद्दत थी वो बहुत कम थी, इसलिए आप बहुत आसानी से उनके रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकते थे। आपने एक प्लांट लगाया, 3 महीने के बाद आपको उसके फल देखने को मिल रहे हैं, उसके फूल देखने को मिल रहे हैं, उसका लीफ का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, आपके लिए बहुत आसान काम हो गया। तो इस तरह से मेंडल ने अपना काम की क्या किए थे, शुरुआत किया था। दूसरी चीज, मेंडल जो था, मेंडल का एक बड़ा प्रॉब्लम ये था, बड़ा प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, उसकी बहुत अच्छी चीज ये थी कि वो मैथमेटिशियन था, और मैथमेटिशियन होने की वजह से उसने मैथमेटिक्स के कुछ रूल को फॉलो किया, और जो रिजल्ट उसको आए उन रिजल्ट को उसने बहुत आसान तरीके से समझने में हेल्प किया। तो मैथमेटिक्स का उसने क्या किया, बायोलॉजी के साथ अप्लाई किया, और बहुत सारी चीजें उसने आसानी से समझाने में हमारी क्या की, मदद की। इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो एग्जाम में ये पाइजम सटाइवम से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है, इसलिए याद रखना कि इसके अंदर डिस्क्रीट कैरेक्टर थे, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन आसान था, और लाइफ स्पैन यानी जिंदगी की मुद्दत उसकी कम थी। हो गया। ना बच्चों, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सबसे पहला एक काम किया, यानी जैसा हम भी कोई काम अगर करना चाहते हैं तो हम भी क्या करते हैं, काम को आसानी से शुरुआत करते हैं, यानी जहां से आसानी होती है वहां से हम क्या करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। तो मेंडल ने भी ऐसा ही किया। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सबसे पहले जो क्रॉस करवाया वो क्रॉस था वन जीन के लिए, एक वाहिद जीन के लिए, एक वाहिद जीन की क्रॉस, जिसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा जाता है इसको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्रॉस एक क्रॉस एक जीन के लिए, क्रॉस किसके लिए करा इसने, एक जीन के लिए क्रॉस कर, यानी क्रॉस फॉर वन जीन। इसने जो क्रॉस करवाया वो कितने जीन के लिए करवाया, एक जीन के लिए करवाया। देखिए बच्चों, एक चीज और याद रखिए कि मेंडल को जीन वगैरह मालूम नहीं था, डीएनए वगैरह मेंडल को मालूम नहीं था, तो मेंडल के स्टडीज के टाइम में सारी बातें नहीं थी। तो उसके सामने क्या चीजें थी, उसके सामने ये था कि ये प्लांट है, ये प्लांट का ये जो पत्ता है ये हरा दिख रहा है, इस प्लांट का ये पत्ता ये पीला दिख रहा है, या ये प्लांट है इसका जो सीड है ये गोल है, ये जो प्लांट है इसका सीड रिंकल है, यानी इसका जो शेप है ये गोल नहीं है, या दबा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है। तो ये उसके सामने था, उसके सामने डीएनए जीन वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने ये नाम दिए। इसलिए इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, ज्यादा नहीं सोचना कि जब मेंडल को ये सारी बातें नहीं मालूम थी कैसा हुआ। तो मेंडल के बाद कुछ साइंटिस्ट आए,
उन्होंने काम किया और उन्होंने इनको ये नाम दिए। तो पहली बात कि क्रॉस फॉर वन जनरेशन, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किया। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सबसे पहले सेलेक्ट किया एक प्लांट जिसकी जो हाइट थी वो बहुत ज्यादा थी, जो प्लांट लंबा था। एक प्लांट सेलेक्ट किया जिसको हम कह रहे हैं वो प्लांट कैसा था, लंबा था, या जिसको मैं आसानी के लिए लिख रहा हूँ वो टॉल था। दूसरा प्लांट मेंडल ने लिया जो था डॉफ था, या वो कैसा था, पस्त था। ठीक है। अब मेंडल ने जब इनका क्रॉस करवाया तो फॉर एग्जांपल यहाँ जो टॉल प्लांट था उसका जो जेनेटिक मेकअप था वो कैपिटल टी था, और जो डॉफ था वो क्या था, स्मॉल टी। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि ये जो कैपिटल टी मैं लिख रहा हूँ ये क्या है। इन कैपिटल टी को कहा जाता है जीनोटाइप। क्या कहा जाता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, या और आसान अल्फाज में अगर कहेंगे तो डीएनए इंफॉर्मेशन, कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के डीएनए में किस तरह की इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इन अल्फाबेट्स में भी हम क्या करते हैं, अल्फाबेट्स में एक होता है कैपिटल लेटर और दूसरा लेटर होता है स्मॉल लेटर। तो अल्फाबेट्स में कैपिटल लेटर जब भी हम यूज करेंगे तो वो कैरेक्टर रहेगा डोमिनेंट, और अल्फाबेट्स में जब भी हम स्मॉल लिखेंगे तो वो कैरेक्टर कैसा रहेगा, रेसेसिव। क्या रहेगा वो, रेसेसिव। नाउ ये रेसेसिव क्या है, डोमिनेंट क्या है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना याद रखिए ये जो कैपिटल टी मैंने लिखा है, इन कैपिटल टी को क्या कहा जाता है, जीनोटाइप। क्या कहते हैं इनको, जीनोटाइप। और ये जो टॉल है, लंबा है, डॉफ है, तो इसको कहा जाता है फिनोटाइप। इसको क्या कहा जाता है, फिनोटाइप। नाउ व्हाट इज मीन बाय फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या है, जाहिरी शनाख्त। इसकी बात कर रहे हैं हम, जाहिरी शनाख्त। तो जब भी आप जाहिरी शनाख्त की बात करेंगे या फिजिकल अपीयरेंस की, वो दिखता कैसा है, तो उसके लिए आप वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, फिनोटाइप। क्या इस्तेमाल करेंगे, फिनोटाइप। तो जो दो प्लांट हमने लिए उसका जाहिरी अपीयरेंस क्या है, एक प्लांट टॉल है, दूसरा जाहिरी अपीयरेंस क्या है, डॉफ है। तो ये है फिनोटाइप और ये है इसका जीनोटाइप। नाउ हमको ये मालूम है कि जो प्लांट होते हैं उसमें डिप्लॉइड कंडीशन होती है। डिप्लॉइड कंडीशन होती है मतलब सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इसलिए ये टू सेट्स क्रोमोसोम होने की वजह से हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये डबल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जो कंडीशन होती है वो डिप्लॉइड होती है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर जैसा अभी हमने कहा कि हमारे पास कौन सा अमल होता है, हमारे पास अमल होता है गैमेटोजेनेसिस। तो प्लांट के पास भी एक अमल होता है जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। उसके अंदर पोलन ग्रेन बनती है और ओवरी बनती है। तो सेम यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो प्लांट है इससे गैमेट बनेंगे। क्या बनेंगे, इससे गैमेट्स बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है वो एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पर जितने भी गैमेट बनेंगे वो सब कैपिटल टी वाले बनेंगे। यहाँ जो गैमेट बनेंगे वो सब के सब कैसे बनेंगे, स्मॉल टी वाले बनेंगे। जब ये टॉल प्लांट का डॉफ प्लांट के साथ क्रॉस करवाया जाएगा, टॉल प्लांट का डॉफ प्लांट के साथ क्रॉस करवाया जाएगा, तो यहाँ पर एक जीन कहां से आया, टॉल प्लांट से। दूसरा क्रोमोसोम कहां से आया, डॉफ प्लांट से। अब यहाँ जो कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी।
अब यहाँ पर मेंडल ने क्या किया, अब मैं उसको समझाता हूँ। अभी तक मैं आपको ये डेफिनेशंस बता रहा था कि ये डेफिनेशंस क्या है, और ये जो होता है इसको कहा जाता है F1 जनरेशन। इसको क्या कहा जाता है? F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या कहा जाता है इसको? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, पहली फिलियल पैदावार। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना ये है कि मेंडल ने क्या किया। ये अभी तक मैं आपको डेफिनेशंस याद करवाने के लिए ये सारी चीजें लिखा रहा था, क्योंकि बाद में हमको टाइम ना लगे, इसलिए मैंने अभी लिखा दिया साइमल्टेनियसली। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, एक डॉव प्लांट लिया, उन दोनों को मिक्स किया, उनकी वजह से एक प्लांट आया। अब जो प्लांट मेंडल को देखने को मिला वो था टॉल। मेंडल को जो प्लांट देखने को मिला वो कैसा था? टॉल। मेंडल शॉक हो गया। मेंडल शॉक क्यों हो गया, मेंडल क्यों परेशान हो गया? क्योंकि मेंडल सोचने लगा कि यार मैंने तो दो प्लांट लिए थे, एक टॉल था दूसरा डॉव था, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ तो कोई मिक्सिंग नहीं दिख रही। होना तो ये चाहिए था कि ये और ये दोनों मिक्स होते, और वो जो प्लांट होता इन दोनों के बीच का होता, इन दोनों के दरमियान का होता, इन बिटवीन होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर दिख रहा है वो ये दोनों पेरेंट्स में से, इन दोनों पेरेंट्स में से एक ट्रेड है। इसका मतलब दूसरी पेरेंट, ये जो पेरेंट है इसका ट्रेड बच्चे के अंदर नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया? तो ये जो सवाल था, इस सवाल के बेसिस पे उसने अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, यानी इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। और इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट में उसने ये किया कि ये जो टॉल प्लांट उसको मिले थे, इन टॉल प्लांट का दोबारा क्रॉसिंग उसने करवाया। ये जो टॉल प्लांट उसको मिले थे तो उसने उनका क्या करवाया? क्रॉसिंग करवाया। अभी एक चीज बार बार याद रखिए, मेंडल को नहीं मालूम, मेंडल को नहीं मालूम कि अंदर क्या चल रहा है। मेंडल को नहीं मालूम अंदर क्या चल रहा है, मेंडल सिर्फ परफॉर्म कर रहा है। उसने लिया सीड, जमीन में डाला, एक प्लांट प्योर आ गया, एक प्लांट टॉल आ गया, एक डाफ आ गया, दोनों को मिलाया, फिर एक प्लांट टॉल देखने को मिल गया। अब वो सोच रहा है कि मैंने तो डाफ भी प्लांट यूज किया था, पसकद वाला भी किया था, लेकिन वो कहाँ है? तो अब यहाँ पर उसने क्या किया, उसको समझना था कि ये क्या हो रहा है। तो उसने दोबारा अगेन जो उसको F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट मिला था, उसी टॉल प्लांट के बीच में क्या करवा दिया, इस अमल को कहा जाता है सेल्फिंग। क्या कहा जाता है इसको? सेल्फिंग। इन दोनों के दरमियान में उसने क्या करवाया? सेल्फिंग। अब जब ये प्लांट आगे बढ़ेगा तो हमको मालूम है इसमें से भी क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। ये जो प्लांट है ये डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड जो सेल होते हैं उनसे क्या बनते हैं? हैप्लॉइड सेल। तो सेक्स सेल यहाँ पर बनेंगे, यानी यहाँ भी पोलन ग्रेन वगैरह बनेगा। तो नतीजे में यह होगा कि अगर पोलन ग्रेन बनती है तो एक में टी जाएगा, दूसरे में स्मॉल टी जाएगा, यानी हैप्लॉइड सेल। ये डिप्लॉइड था तो क्या बनेगा? हैप्लॉइड सेल। एक क्रोमोसोम में एक सेट, यानी एक क्रोमोसोम में 23, इस तरह से। तो यहाँ पर एक गैमेट ये बना, दूसरा गैमेट ये बना। फिर यहाँ पर भी क्या होगा? एक गैमेट में कैपिटल टी, दूसरे गैमेट में स्मॉल टी। यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर जो गैमेट थे, यहाँ पर जो गैमेट थे वो गैमेट कैसे थे? होमोजाइगस। यहाँ जो गैमेट बन रहे थे वो कैसे थे? होमोजाइगस, यानी एक जैसे, एक जैसे अनिल। और दूसरा है हेटेरोजाइगस, अलग अलग एलिल। ठीक है, तो यहाँ जो कंडीशन थी वो कौन सी थी? होमोजाइगस, यानी दोनों भी अलील एक जैसे थे। और यहाँ पर कंडीशन कैसी है? हेटेरोजाइगस, दोनों अलग अलील अलग अलग है। नाउ व्हाट इज मीन बाय अलील? अब सवाल आपको यह आया होगा कि सर अलील क्या है? तो अलील कहा जाता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जो जीन है, जो डीएनए है, उसके जो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं उनको कहा जाता है अलील। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, हम बात कर रहे हैं हाइट की, हम बात कर रहे हैं लंबाई की। तो लंबाई, लंबाई ज्यादा है, लंबाई कम भी हो सकती है। जीन है, लेकिन उस जीन का एक फॉर्म वो है जिसकी वजह से लंबाई बढ़ती है,
एक जीन है उसका दूसरा फॉर्म है जिसकी वजह से हाइट कम होती है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, अल्टरनेट फॉर्म। तो इसलिए हम यहाँ पर जब लिखते हैं तो इन दोनों को एक दूसरे के क्या कहते हैं, अलील। इन दोनों को एक दूसरे के क्या कहते हैं, अलील। तो अलील होमोजाइगस भी हो सकते हैं और अलील हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं। किसको समझ में नहीं आया? अरे समझ आया नहीं आया? क्या बस बोलते जा रहे हैं हाँ सर हाँ सर सब आ रहा है? ठीक है, ऐसा नहीं करने का बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अलील है, और अलील के अलील किसको कहते हैं, अल्टरनेट फॉर्म को कहते हैं। और अलील होमोजाइगस भी हो सकते हैं, अलील हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं। ना मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ये एक पोलन लिया और ये एक एग लिया, फिर इसी पोलन का इस वाले एग से इंटरेक्शन करवाया, फिर ये वाला पोलन लिया उसको इस एग के साथ इंटरेक्शन करवाया, फिर ये पोलन लिया इसका इस एग के साथ क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाया। जब ये क्रॉसिंग करवाया तो कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि कैपिटल टी जब भी लिखते हैं हम तो वो क्या रहता है, डोमिनेंट, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट। दूसरा कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों भी एक दूसरे से कैसे अलग है, ये डोमिनेंट है ये रेसिसिव है, हेटेरोजाइगस अलग अलग है इसलिए हेटेरोजाइगस। फिर यहाँ पर एक और कंडीशन आ गई जिसको हेटेरोजाइगस, वापस से स्मॉल टी आ गया होमोजाइगस। ना मेंटल शॉक था क्योंकि ये तीनों भी प्लांट कैसे थे, टॉल थे, और ये जो एक प्लांट था ये कैसा था, डॉग था। मेंटल इसलिए शॉक हो गया क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उसने क्रॉस करवाया तो यहाँ पर जो डार्क प्लांट था वो छुप गया था, वो मास्क हो गया था, वो नहीं दिख रहा था। लेकिन जब उसने दोबारा सेंसिंग करवाया तो उसको डार्क प्लांट रीअपियर हुआ, दोबारा दिखाई देने लगा। तो उस बेसिस पे मेंडल ने दो लॉ प्रपोज किए। एक लॉ है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ जो उसने प्रपोज किया है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक लॉ है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नो, यहां से उसने प्रपोज किया लॉ ऑफ डोमिनेंस और यहां से उसने प्रपोज किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि जो अलील है, जो अलील है, तो अलील की जोड़ी में से कोई एक कोई एक दूसरे अलील पर गालिब यानी डोमिनेंट होता है। उसने पहला जो लॉ दिया उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि वन ऑफ द अलील इज डोमिनेंट ओवर द अनदर अलील। एक अलील दूसरे अलील के ऊपर क्या होता है, गालिब होता है, डोमिनेंट होता है। ये कहां पर कहा उसने, यहां पर। दूसरा, ये दो लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि जो अलील है, अलील की जोड़ में से हर अलील दूसरे से अलग हो जाता है जब वहां पर गैमेट्स बनने का अमल होता है। तो जब भी गैमेट बनने का अमल होगा तो ये दोनों भी अलील एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दो अलील एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और इस सेपरेशन की वजह से, इस सेग्रीगेशन की वजह से क्या होगा, आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस में
सिर्फ एक कैरेक्टर का या तो फादर डोमिनेंट है या तो मदर डोमिनेंट है, या तो टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है या टफ कैरेक्टर डोमिनेंट है, इस तरह से। तो लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि कोई एक कैरेक्टर रहेगा जो डोमिनेंट रहेगा और कोई एक कैरेक्टर रहेगा जो रेसेसिव रहेगा। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो मैंने पहले दिया वो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन। तो अभिषेक बच्चन के अंदर डोमिनेंट कौन है? फादर, यानी अमिताभ बच्चन। तो वो जो लॉ है उस लॉ को हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहेंगे हम उसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। नतीजे में क्या होता है कि वो क्रोमोसोम जो रेसेसिव है वो अपनी होमोजाइगस कंडीशन में, अपने प्योर फॉर्म में भी कैरेक्टर को क्या करता है? शो करता है। यहां पर किसी को कोई डाउट है? हो गया? मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि मेंडल ने जब अपना काम किया, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप एक चीज को अपने जहन में रखिए, अपने लाशऊर में एक चीज को याद रखिए कि मेंडल ने जब काम किया तो मेंडल को जेनेटिक कुछ नहीं मालूम था, जेनेटिक्स कुछ नहीं मालूम था उसको, जीन वगैरह कुछ नहीं मालूम था। उसने सिर्फ दो प्लांट लिया, एक टॉल था एक डॉफ था, उन दोनों को मिक्स किया, एक प्लांट मिला वो भी टॉल था। फिर बाद में उसी टॉल का उस टॉल के साथ करवाया, तो फिर उसको प्लांट देखने को मिले, कुछ टॉल थे और एक डॉफ था। तो मेंडल सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पे काम कर रहा था। तो मेंडल को जीन के मामले में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उसने दो लॉ प्रपोज किए। उसने दो लॉ प्रपोज, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस है और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। फर्स्ट टाइम जब उसने इंटरेक्शन करवाया टॉल का और डाफ का, तो जो प्रोजेनी उसको मिली, तो उस प्रोजेनी में सबके सब टॉल थे। इसलिए उसने कहा कि यहाँ क्या फॉलो हो रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि कोई एक पेरेंट का अलील है, पेरेंट्स में से किसी एक का अलील है वो डोमिनेंट रहेगा दूसरे पेरेंट के अलील पे। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब उसको दोबारा डाउट दिखा तो उसको ये समझ में आया कि ये जो अलील का जो डोमिनेंट था और जो रिसेसिव था, ये जिसकी वजह से ये छुप गया था, जिसकी वजह से ये मास्क नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि उस डोमिनेंट अलील से वो रेसेसिव अलील क्या हो गया? अलग हो गया। तो फिर उसने ये लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या? कि अलील की जोड़ में से हर अलील दूसरे से अलग हो जाता है जब वहां पर कौन सा अमल होता है? गैमेट बनने का अमल होता है। तो ये दो लॉ मेंडल ने की थी ना। बच्चों एक और चीज याद रखिए कि मेंडल यहां पर कहता था फैक्टर। मेंडल यहां पर क्या कहता था? फैक्टर। तो यहाँ याद रखना है कि फैक्टर्स, यहाँ पर अब मैं यहाँ पर वापस से क्या लिख रहा हूं? फैक्टर। ये अली इसलिए लिखा था ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर फैक्टर्स बार बार, तो फैक्टर्स की जोड़ी में से कोई एक दूसरे फैक्टर पर क्या होता है? गालिब होता है, डोमिनेंट होता है। और फैक्टर की जोड़ी में से हर फैक्टर, हर फैक्टर दूसरे से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो मेंडल जब बोलता था तो मेंडल बोलता था फैक्टर, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि डीएनए होता है, अलील होता है, एटसेट्रा। लेकिन ये सेंटेंस इस तरह से लिखाकर इसको रिपीट करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है क्योंकि हम जितनी भी चीजें देख रहे होते हैं तो हमारे जहन में जीन 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 चलता रहता है। जब हम बोलते हैं तो हम बार बार जीन जीन बोलते हैं, फैक्टर फैक्टर बोलना मुश्किल जाता है। तो पहले मैंने सारा को जीन बताया और अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेंडल को जीन नहीं मालूम था, मेंडल को क्या मालूम था? फैक्टर। तो जब डेफिनेशन रखिए लिखेंगे आप तो याद रखना कि फैक्टर की बात मेंडल ने किया था। अब बच्चों मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसको कुछ फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिला और जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिला। तो मेंडल के जो रिजल्ट थे उसमें जो फिनोटाइप रेशियो था या जो फिनोटाइपिक रेशियो था
वो फिनोटिपिक रेशियो था 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब जो फिजिकली उसको दिख रहा था, तो 3 उसको क्या दिख रहे थे, टॉल, और एक क्या दिख रहा था, डॉग। और जो जीनोटाइप है यानी जो डीएनए का रेशियो था वो क्या था, वो था 1:2:1। क्या था जीनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1। 1 का मतलब क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। 2 का मतलब क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी। तो इनको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप, इसलिए इसको रेशियो क्या कहा गया, जीनो। तो जब भी हम ये कहेंगे कि 3:1 है फिनोटाइपिक रेशियो, 3:1 है, उस वक्त कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही हो रहा है ना? क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हो रहा ना सर ये? मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है ये, क्योंकि यहाँ पर हम एक जीन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, जब आप एक जीन की स्टडी कर रहे हैं या जब आप एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर आप कौन सा कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, हाइट, लंबाई। ठीक है बच्चों, तो ये मेंडल का पहला लॉ है। अब इस लॉ से हटकर कुछ और चीजें भी है, तो उसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। बस आप कोशिश ये करिए कि आज इसको बहुत अच्छे से रीड करिए, इंशाल्लाह जो भी कंसेप्ट है उसको हम और डिस्कस करेंगे।